अगर हमको देखना है कि जो हमारी तुअर दाल होती है उसमें कितनी मात्रा में प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कंपोजिशन, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोटीन इन तुअर दाल। तुअर दाल को क्या बोलते हैं? तुअर दाल के जो न्यूट्रिएंट्स फैक्ट होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं कुछ। यहाँ पर लिखा हुआ है काय के लिखे हुए हैं? यहाँ पर कुछ दालों के नाम लिखे हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है कितनी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो यहाँ पर ये ग्रीन लेंटिल्स, यहाँ पर जो मेरे को समझ में आ रही है, मेरे को भी ज्यादा नहीं पता है दालों के बारे में, लेकिन जितनी मेरे को समझ में आ रही है मैं उतनी बता दे रहा हूँ। ये मूंग की दाल है, मूंग की स्प्लिट पीस बोल रहे हैं इसको, सॉरी मटर की दाल है, मटर की दाल है। मटर की दाल में जो है वो देवेंद्र कुरील बेटा, ये 30, यहाँ पर कुछ दालों के नाम लिखे हुए हैं। मटर की दाल अगर आप आधा कप लेते हो तो आधा कप खाते हो, मतलब रूखी नहीं खा रहे, जाहिर सी बात है पका के खा रहे हैं, तो आपको जो है वो 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, है ना, मटर की दाल में। फिर उसके बाद ब्लैक बीन्स होते हैं, तो ये काली दाल है, इसको जो है वो अगर आप आधा कप खाते हो तो आपको 7 ग्राम मिलेगा। अगर आप ये जो लिखा हुआ है राजमा लगे हुए हैं, किडनी बीन्स जिसको बोलते हैं, उसको आधा कप खाते हो तो 7 ग्राम मिलेगा आपको। चिक पीस जो है वो, जहां तक सोयाबीन की दाल होती है, सोयाबीन की दाल खाते हो तो आपको 8 ग्राम मिलेगा आधा कप खाने पे, सभी आधा आधा कप में, है ना, आपको 8 ग्राम मिलेगा। यहाँ जो है वो नेवी बीन्स हो रहे हैं, ये नेवी बीन्स हिंदी में पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, लेकिन इसको खाने पे भी 8 ग्राम मिल रहा है। ग्रीन लेंटिल्स देख ले रहे हैं, मसूर की दाल है जहां तक है, मसूर की दाल में जो है वो 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है। यहाँ पर ब्लैक लेंटिल है, मतलब काली दाल है, इसको ये वाली ब्लैक लेंटिल जो है वो हिंदी में क्या बोलते हैं एक बार देख लेते हैं। इन हिंदी काली दाल तो वो तो पता था, लेकिन लेंटिल्स कौन सी दाल होती है यार? मसूर की दाल। तो जो काली मसूर की दाल होती है उसमें सबसे ज्यादा होता है प्रोटीन, काली मसूर की दाल, है ना। और जो केवल हरी मसूर की दाल, ये मसूर की दाल है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया था, ये मसूर की दाल है। मैंने बताया आपको, मैं भी इस मामले में थोड़ा सा कच्चा हूँ, मुझे दालों के बहुत कम जो दाल खाते हैं बस उसके बारे में पता है, जैसे मूंग की दाल, तुअर की दाल और राजमा वगैरह, तो सोयाबीन के बारे में थोड़ा सा पता था इसके कारण से। तो इसको जो है, ये दोनों मसूर की दाल है, और मसूर की दाल में अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन होता है ना। सभी दालों में सबसे ज्यादा जो है वो मसूर की दाल में है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे ब्लैक हो, दोनों में ही अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन होता है। नेवी बीन्स को क्या बोलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। नेवी बीन को नेवी बीन ही दिखा रहा है। फलियां, अच्छा, ये जो फली होती है ना उसके अंदर के बीज है ये। इंडिया में मैंने देखी नहीं है यार ये। मंगलोरियन बीन्स, ये अपने यहाँ इतनी कॉमन नहीं है, लेकिन इंडिया में जो है वो मंगलोरियन बीन्स के नाम से फेमस है, लेकिन मुझे नहीं लगता अपने यहाँ इतनी ज्यादा खाई जाती है। तो ये खैर हो गया नेवी बीन्स के बारे में। तो ये दाल मैंने आपको बताया इस प्रकार से कि आप कोई भी खाने की चीज का कैसे आप कंपोजिशन देख सकते हो, उसमें प्रोटीन वर्सा कार्बोहाइड्रेट दे सकते हो, है ना। सेम केस ऑयल के केस में भी आ जाता है, जो क्रूड ऑयल होते हैं, जैसे सोयाबीन ऑयल हुआ है ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे सोयाबीन ऑयल, इसके कंपोजिशन देखना है अगर आपको, तो आप न्यूट्रिएंट्स लिख सकते हो, कंपोजिशन की जगह न्यूट्रिएंट्स भी लिख सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स। सोयाबीन ऑयल के न्यूट्रिएंट्स क्या है, सोयाबीन सही तो सोयाबीन होता है, सोयाबीन नहीं होता, सॉरी, यहाँ पर मैंने सोया लिख दिया था, सोयाबीन होता है। तो इसके लिए जो है सोयाबीन ऑयल के जो है वो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर कुछ आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर 100 ग्राम सोयाबीन ऑयल खाते हो तो आपको कैलोरीज मिलेंगी 884। फिर उसके बाद कार्बोहाइड्रेट जीरो है, टोटल फैट 100 ग्राम है।
मतलब देखो 100 ग्राम खा रहे हो, फैट भी कितना ही मिल जा रहा है, 100 ग्राम मिल जा रहा है। ठीक, सेचुरेटेड फैट उसमें 15 ग्राम है। मोनोसेचुरेटेड फैट इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बहुत जल्दी, है ना, आज नहीं कर पा रहे हैं। पॉलीसेचुरेटेड फैट 3 प्रकार का फैट होता है, और आखिरी में होता है टोटल ट्रांस फैटी एसिड। ये आपको हर जगह मिलेंगे। यकीन मानो आप खाने की जितनी चीज खाओगे ना, वहां पर सेचुरेटेड फैट या मोनोसेचुरेटेड फैट जो है वो आपको जरूर दिखेगा। और आपका आज का काम यही है, आप कुछ भी खा रहे हैं, पैकेट वाला कुछ भी खा रहे हैं, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स फैक्ट लिखे रहते हैं उस पर, एक ईआरडी टेबल बनी हुई होगी। आपके घर में अगर तेल का डब्बा होगा 5 लीटर का, तो देखिएगा न्यूट्रिएंट्स टेबल बनी रहती है वहां पर। अगर आप च्यवनप्राश खा रहे होंगे तो देखिएगा उसमें यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स टेबल होगा, उसमें लिखा रहेगा उसमें विटामिन कितने मिल रहे हैं, प्रोटीन कितना मिल रहा है। तो देखो सोयाबीन के ऑयल में बिल्कुल प्रोटीन नहीं है, 0 प्रोटीन है ना। आयरन जो है वो 0.1 मिल रहा है। आपके अगर घी का डब्बा होगा तो घी के डब्बे पे भी न्यूट्रिएंट्स फैक्ट लिखे होंगे। अगर आप चॉकलेट तक खाते हो ना, तो चॉकलेट में भी ये न्यूट्रिएंट्स फैक्ट जो है वो लिखे रहते हैं। तो आज का आपका जो होमवर्क मिल रहा है वो इस हिसाब से मिल रहा है कि घर में आपको कितनी भी चीज जो पैकेट में खाना, साबुदाने आते हैं, चावल आते हैं, दाल आती है, कुछ भी पैकेट वाला खाना आता है ना, उस पैकेट पे आपको न्यूट्रिएंट्स टेबल ढूंढना है ना, न्यूट्रिएंट्स टेबल ढूंढना। और किसी भी घर में एक की, अब एक बात ये ध्यान रख लीजिएगा, आप जो फोटो भेजोगे, आप जो फोटो भेजने की जगह फोटो मत भेजिए, क्योंकि फोटो भेजना तो बहुत आसान हो जाएगा। आप क्या करिएगा, आप जो है वो जैसे मान लीजिए आपने घी के बारे में लिख रहे हो, तो आप लिखिएगा कंपनी का नाम, जैसे मान लो उदाहरण के लिए सांची घी लिख रहे हो, तो लिखोगे सांची घी, स्पेस दोगे, एक इंटर स्पेस देने के बाद वहां पर लिखोगे प्रोटीन कितने ग्राम मिल रहा है ना। या फिर आप अगर हिंदी में लिखना चाहो तो उसमें लिखा होगा कि आप 100 ग्राम प्रोटीन, जैसे आपने यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर जैसे न्यूट्रिएंट्स टेबल लिखी हुई है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सर्विंग साइज 100 ग्राम। मतलब आप 100 ग्राम सोयाबीन का ऑयल खाओगे, उसमें इतनी मात्रा में ये चीज है। वैसे आपके जो न्यूट्रिएंट्स टेबल होगी उसमें भी लिखा होगा कि आप प्रति 100 ग्राम या प्रति 200 ग्राम या प्रति 10 ग्राम ऐसा लिखा रहता है, नॉर्मली 100 ग्राम ही होता है। तो आपको लिखना है 100 ग्राम खाने पर उसमें प्रोटीन इतनी मात्रा में है। या फिर कोई मेन चीज जो जैसे फैट है, तो फैट इतनी मात्रा में। तो 3 चीजें लिखना है आपको, प्रोटीन लिखना है, फैट लिखना है, और कोई भी एक विटामिन जो ज्यादा मात्रा में हो। कोई भी खाने की चीज पसंद करना है, उसका नाम लिखना है आपने, जैसे मान लो उदाहरण के लिए च्यवनप्राश लिखा, डाबर च्यवनप्राश, उसके नीचे लिखना है 100 ग्राम खाने पर प्रोटीन इतने ग्राम। प्रोटीन के साथ जो एक चीज और मिल रही हो, फैट मिल रहा हो या कार्बोहाइड्रेट मिल रहा हो, वो लिख देना। यहाँ पर देखो कार्बोहाइड्रेट भी लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट इतने ग्राम, अगर 0 है तो 0 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। और फैट, 3 चीजें लिखना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, या फिर आप चाहो तो कोई भी एक विटामिन। 3 चीजें कोई सी भी चूज करके आपको लिखना है कि 100 ग्राम खाने पर इतनी मात्रा में मिलती है। होमवर्क समझ में आ गया क्या है? कोई सा भी एक खाने का, कोई भी एक खाने की चीज चूज कर लेना। आप नमक चूज कर सकते हो, साबुदाने का पैकेट यूज कर सकते हो, चावल का पैकेट रखा हुआ उस पर लिखा हुआ होगा, गेहूं का अगर बोरी आई होगी उस पर लिखा हुआ होगा, च्यवनप्राश खाते हो उस पर लिखा होगा, बोनबीटा खाते हो यदि तो उस पर लिखा हुआ होगा, कैडबरी की चॉकलेट खाते हो तो उस पर लिखा होगा, कुरकुरे का पैकेट खाते हो तो उस पर लिखा हुआ होगा, लेस खाते हो तो उस पर लिखा हुआ होगा। जो चीज पैकेट वाली आपके घर में आई है उस पे जो है ये न्यूट्रिएंट्स टेबल जरूर लिखी हुई होगी। तो आपका आज का घर का काम है कि आप उस एक चीज का सबसे पहले नाम लिखो, उसके नीचे आप अगर लिखोगे 10 ग्राम खाने पे लिखा है, 20 ग्राम खाने पे लिखा है, 50 ग्राम लिखा है, 100 ग्राम, उस पैकेट पे लिखा होगा सबसे ऊपर, है ना, सर्विंग साइज करके कुछ लिखा हुआ होगा, तो वो लिख देना कि 100 ग्राम खाने पर। फिर उसका नीचे स्पेस देख लेना, प्रोटीन इतने ग्राम, कार्बोहाइड्रेट इतने ग्राम, फैट इतने ग्राम, या फिर इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो फिर एक आध विटामिन लिख देना, विटामिन ई, ए, कुछ भी लिखा हुआ उसमें, तो ये इतने ग्राम मिलता है ना। कोई भी चीज ले सकते हो आप। यहाँ पर आप चाहो तो जैसे मैं हॉर्लिक्स की बता देता हूँ, हॉर्लिक्स न्यूट्रिएंट्स, तो हॉर्लिक्स पे जो है वो इस प्रकार के न्यूट्रिएंट्स लिखे रहेंगे, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है क्वांटिटी 100 ग्राम अप्रोक्स, मतलब कितने ग्राम ले रहे हैं, 100 ग्राम ही ले रहे हैं। तो उसमें एनर्जी कितनी मिल रही है, एनर्जी का मत लिखना, प्रोटीन देखो, प्रोटीन 33 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट कितना 56 ग्राम, और फिर शुगर को छोड़ देना, फैट को देखो 1 ग्राम, विटामिन ए 1000 mcg, बहुत कम है, बहुत कम। mcg मतलब कि माइक्रोग्राम हो जाएगा, 1 ग्राम से भी कम, है ना, लगभग 1 ग्राम के बराबर ही है, लेकिन 1000 mcg लिखा हुआ। विटामिन सी मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कोई सा भी विटामिन ए लिख देना, या फिर आप चाहो तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो भी आपको अच्छा लगे, जो विटामिन B12 भी मिल रहा है, जो भी आपको अच्छा लगे वो इसमें लिख दीजिएगा। आई होप आपको क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है वो ये चीज आपको होमवर्क में करना है।
है ना। तो चैप्टर जो हमारा आने वाला है वो पूरा के पूरा इसी पे बेस है कि खेती कैसे करी जाती है, उसमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं, फिर उसका जो पशुपालन किया जाता है वो कैसे किया जाता है, उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो चैप्टर की शुरुआत कर लेते हैं कि हमको चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ है और उस पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण प्राप्त होते हैं। ये मेन चीज यही है बस। भोजन मतलब हम कुछ भी खाते हैं, नॉनवेज खाओ या वेज खाओ, आपको मिलना यही है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, बस इसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। इन सभी तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर के विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए होती है। पौधे, जंतु दोनों हमारे भोजन के मुख्य स्रोत हैं, है ना। ये तो आप खुद से पढ़ लोगे, इसमें कोई इंटरेस्टिंग आता है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो फिर से एक मेन रीजन वही लिखा हुआ है, भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है, 100 करोड़ नहीं 130 करोड़ से अधिक हो गए अब तो। इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। इस वृद्धि उत्पादन जनसंख्या के लिए अधिक अन्न उत्पादन की आवश्यकता होगी। यह वृद्धि अधिक भूमि पर कृषि करने से संभव हो सकती है, परंतु भारत में पहले से ही अत्यधिक स्थान पर खेती होती है, अतः कृषि के लिए और अधिक भूमि की आवश्यकता उपलब्धता संभव नहीं। और अधिक भूमि हम मिल ही नहीं सकती, हमको मालूम है कि लोग बागों को रहने के लिए घर भी चाहिए, है ना। इसलिए क्या करते हैं हम, फसल उत्पादन को बढ़ावा देते हैं, मतलब जितनी जमीन है उसमें ज्यादा से ज्यादा फसल उत्पादन किया जा सके। तो उसके लिए जो है वो हम क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, है ना। अच्छा, इन क्रांतियों की प्रक्रिया हमारी प्राकृतिक संपदा, इसको बढ़ाने के लिए जो है कुछ क्रांतियां शुरू की गई हमारे जो देश में, जो है वो इन कृषि से जुड़ी हुई चीजों को कमी को पूरा करने के लिए जो है वो कुछ क्रांतियां शुरू गई, जिसमें से हरित क्रांति और श्वेत क्रांति बहुत ज्यादा मेन है। हरित क्रांति किस लिए शुरू की गई थी? हरित क्रांति शुरू की गई थी ज्यादा से ज्यादा खेती, जब देश आजाद हुआ ना, तो मैंने आपको बताया, हमारे जो लीडर थे उनको पहले से पता था कि अनाज की कमी आज से कुछ सालों बाद जो है वो पक्के में पड़ने वाली है। तो उन्होंने क्या करा था, कुछ क्रांतियों की शुरुआत करी थी, जिसमें से हरित क्रांति, पीत क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, ये सारी चीजें जो है वो क्रांतियां शुरू की गई। तो इनके नाम से इनके संबंध भी सिद्ध हो जाते हैं। जैसे हरित क्रांति, हरा रंग कैसे होगा, खेती से जुड़ा हुआ होगा, खेती को अच्छा किया जाए। तो ये क्रांति का मतलब क्या था? ये क्रांति का मतलब ये था कि जो किसान खेती कर रहे हैं उनको इतनी ज्यादा नॉलेज दी जाए, उनको इतना ज्यादा ज्ञान दिया जाए, उनको इतनी ज्यादा मदद की जाए आर्थिक रूप से भी और मशीनों के माध्यम से भी, जिससे वो खेती जो है वो अच्छे से अच्छा कर सके। तो इन क्रांतियों में इस पर बल दिया गया, तो उसको हरित क्रांति बोलते हैं। श्वेत क्रांति किससे जुड़ी होगी? सफेद क्या होता है खाने में, सफेद क्या होता है बताओ मुझे? दूध। 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 तो श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई थी? दूध से जुड़ी हुई थी। उसमें क्या किया गया, देश में जो है दुग्ध उत्पादन बढ़े, है ना। दूध जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग बागों तक पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके उसका, उस पे जो है उस पे फोकस किया गया। लोगों को पशुओं को खरीदने के लिए ज्यादा फोकस किया गया, पशुओं की क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दिया गया, है ना। अगर बाहरी कोई नस्ल थी, बाहर विदेश में अगर कोई नस्ल है गाय भैंस की और वो दूध अच्छी ज्यादा मात्रा में देती, देखो भारत में जो है वो मात्रा ज्यादा डिपेंड करती है क्योंकि लोग बाग बहुत ज्यादा है। तो एक गाय को जो है वो दूध ज्यादा मात्रा में चाहिए, भले उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो तो भी चलेगा, लेकिन मात्रा ज्यादा चाहिए क्योंकि यहाँ पर तादाद बहुत ज्यादा है। तो कई बार जो है वो बाहरी नस्लों से, बाहर से जो है वो गाय मंगाई गई यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है उनका संकरण किया गया। तो संकरण एक शब्द है जिसके बारे में हम बात करेंगे इस चैप्टर में भी। उसके बारे में मैं बताऊंगा कि वो क्या होता है संकरण, और कैसे जो है वो दूध बनाने के लिए नई प्रकार की संतति उत्पन्न की गई। कृत्रिम गर्भाधान एक विधि होती है जिसके तहत जो है वो विदेशी जो है वो गाय को जो है वो यहाँ पर पाला जाता है या बढ़ाया जाता है या उत्पन्न किया जाता है, ये बोल सकते हो आप। तो वो चीज जो है वो यहाँ पर डेवलप की जाती है, उसको जो है वो संकरण के बारे में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा उसके बारे में, है ना। और एक और वीडियो दिखाना है, तो वो वीडियो में क्या होगा, वो मुर्गा जो है, मुर्गी जो है वो अंडे में बन रही होती है। तो वो अंडे के सिवा भी बाहर भी बनती है, बाहर भी आजकल केमिकल के थ्रू जो है उसको बिना अंडे के ही बनाया जा सकता है। उससे जुड़ा हुआ एक वीडियो दिखाना है मुझे, शायद हो सकता है दिखाया हो मैंने, लेकिन एक बार फिर से दिखाऊंगा क्योंकि वो संकरण में बताना पड़ेगा। गाय के बारे में बताऊंगा उसको कि गाय में जो है वो कैसे नई प्रजाति उत्पन्न की जाती है। पौधों के बारे में बताएंगे कि पौधे जो है वो किस नंबर से बिकते हैं और नंबर का मतलब क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा गेहूं जब खरीदी होती है तो बोलते 506, 304, ऐसे अलग अलग नंबर होते हैं। हालांकि मुझे भी ज्यादा नहीं नॉलेज है, लेकिन अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे कि वो क्या होते हैं नंबर, और संकरण के द्वारा कैसे दो गेहूं के मिक्सचर से एक नया गेहूं उत्पन्न किया जाता है। सेम केस जानवर के केस में भी किया जाता है कि दो गायों के मेल से एक नई गाय कैसे तैयार की जाती है, दो गायों के गुण एक गाय में कैसे आ जाते हैं। उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस पार्ट में, जो कि आगे धीरे धीरे हम चैप्टर के साथ कंटिन्यू करते जाएंगे। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है।